गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, द नॉन अलाइंड मूवमेंट। हमारे स्टूडेंट्स का परेशानी सिर्फ ये है कि वो किताबें पढ़ना नहीं चाहते, टाइम नहीं है इतना। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने वाली हूँ कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या होता है। आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी पढ़ लिया, ठीक है। ये जो वर्ल्ड वॉर होता है या देश का जो आपने देखा कि भाई अ, दो विश्व युद्ध हो चुके हैं, और विश्व युद्ध जब होते हैं तो इतना आसान नहीं होता ना उससे बाहर निकलना। तो उससे बचने के लिए कि अब तीसरा विश्व युद्ध ना हो, देश में कुछ किया जाए, तो पूरे संसार में आगे कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकालने के लिए एक संगठन का नाम सामने आया, और वो है नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब इस मूवमेंट को समझते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। क्या मतलब है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक ऐसा संगठन है जो 1961 में बनता है, ठीक है। और पूरा मतलब उसका काम क्या है? सबसे पहले वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना, यानी विश्व में शांति हो, और उसके साथ साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, जिसकी वजह से जो बहुत समय से कोल्ड वॉर चल रहा है। कोल्ड वॉर क्या था? शीत युद्ध क्या था? भाई शीत युद्ध ये था कि लोग डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं, देश डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं, बट हाँ लड़ने की संभावना पैदा हो रही है। एक कोल्ड वॉर चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है आपस में, ठीक है। अब हम समझेंगे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब क्या है। एक ग्लोबल अलायंस है। आप इस मैप में जब देखेंगे तो ये मैप पूरे वर्ल्ड का है। जब विश्व युद्ध खत्म हो गए तो उसके बाद अफ्रीका, एशियन, बहुत सारे ऐसे देश निकल कर आए जो अब किसी भी तरह का युद्ध नहीं चाहते थे, और बहुत समय से वो किन्हीं और जो स्ट्रांग पावर थे उनके अंदर दबे हुए थे। अब वो डेवलप होना चाहते थे, ठीक है। तो एक ऐसा संगठन बनाया गया जिसे नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा गया, जिसका मतलब था कि अब हम किसी भी तरह का किसी ऐसे देश का साथ नहीं देंगे जो लड़ाई करना चाहता है, जो युद्ध करना चाहता है। सो द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। बच्चों आप इसको ऐसे ही अपने आंसर लिख सकते हो इतनी सिंपल इंग्लिश में, ठीक है, कि क्या होता है। एक ग्लोबल अलायंस है और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कब बना है? ड्यूरिंग कोल्ड वॉर में, बाय कंट्रीज दैट डिड नॉट वांट टू फॉर्मली अलाइन देमसेल्व्स विद ईदर द यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन। हमने देखा था कि पहले जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो दो अलग अलग संगठन बने थे, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटिटी, राइट। जिसमें एक तरफ जर्मनी था, इटली था, और दूसरी तरफ फ्रांस था, ब्रिटेन था, ठीक है, जो बड़े बड़े देश थे। बाकी सब छोटे छोटे देश थे उसके साथ जुड़ गए थे। लेकिन अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो फिर से दो ग्रुप बने, ठीक है, जिसमें एलीज है। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। यस, उसके बाद डाइवर्स मेंबरशिप की बात कर लेते हैं। मेंबर कौन कौन बने थे? तो नैम मेंबर्स की कंट्रीज जो है अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट से आती हैं। ये वो देश थे कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ और जो शक्तिशाली देश थे उन्होंने यहाँ आकर अपनी कॉलोनियां बना ली थी, इनको अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन अब जब सारे विश्व युद्ध दोनों खत्म हो चुके हैं, अब ये डेवलपमेंट चाहते हैं, अब ये किसी भी तरह का वॉर नहीं चाहते हैं। तो इस जो अलायंस था इसके महत्वपूर्ण मेंबर ये सभी थे, ठीक है। आपको नाम के मेंबर्स याद रखने हैं। अफ्रीका, एशिया, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, इन सब एरिया से आए थे। और ये क्या चाहते थे? ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते थे। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। फोर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। नाम यानी कि ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था इसका बेसिकली सिद्धांत क्या था? ये इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं, या चाहते हैं कि इनके देश हमेशा आजाद रहें, सॉवरेनिटी चाहते हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी चाहते हैं, एंड द राइट टू नॉन अलाइनमेंट एंड द परस्यूट ऑफ सोशल प्रोग्रेस। इसका मतलब ये है किसी भी तरह के संगठन से जुड़ना नहीं चाहते, ये चाहते हैं शांति से हम आगे बढ़े, किसी ऐसे देश के साथ ना जुड़े जो युद्ध की तरफ जा रहा हो फिर से, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। सो व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ नाम इज? वन, नेशनल इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। देखो टेरिटोरी का मतलब क्या होता है? बाउंड्री, ठीक है, अपनी बाउंड्री की इनकी जो है सेफ्टी हो सके, एंड द राइट टू नॉन अलाइनमेंट, और इनका अधिकार हो इनको कि हमें किस देश का साथ देना है, किसका नहीं देना है। क्योंकि जैसा हमने देखा था कि बाकी सारे देशों के साथ जब ये जुड़े थे ना, तो इनको मतलब ना चाहते हुए भी जुड़ना पड़ा, ठीक है, और युद्ध का पार्ट बनना पड़ा। अब ये ऐसा नहीं चाहते थे, और इन्हीं सिद्धांतों के साथ आगे चल पड़ेगा नाम का नेक्स्ट कार्य, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे कि व्हाट इज द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसका मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है।
ये सारी चीजें हमारी क्लियर हुई। अब बैंडुक कॉन्फ्रेंस के बारे में देखेंगे। क्या है बंदूक कॉन्फ्रेंस और क्या फाउंडेशन दिया है इसने। 1955 में बांडुग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होता है। बांडुग कहाँ पर है? इंडोनेशिया में एक छोटा सा एरिया है। वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक पहला जो ये कह सकते हैं मीटिंग होती है नाम की, ठीक है। ये हिस्टोरिक गैदरिंग है। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स जो 29 नए आजाद देश आए एशिया से और अफ्रीका से, उन्होंने यहाँ पर आकर शिरकत की, यहाँ पर मीटिंग अटेंड की, जिनका काम था कि भाई वो अब किसी भी कॉलोनियल पावर के साथ नहीं जुड़ना चाहते। वो किसी भी तरह की कोल्ड वॉर जो सुपर पावर है, ऐसे देश जो अंदर ही अंदर लड़ाई का साधन बना रहे हैं, संसाधन जुटा रहे हैं, उनका पार्ट नहीं बनना चाहते। ऐसे 29 देशों ने मिलकर 1955 में एक कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। अब इस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था? सबसे पहले सिद्धांत क्या था? डीकोलोनाइजेशन। वो अब किसी भी कॉलोनी में नहीं बनेंगे, किसी के अंडर अब नहीं रहेंगे, ठीक है। उनको ये अधिकार होना चाहिए सेल्फ डिटर्मिनेशन का और इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल क्या होता है? यानी कि जैसे मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे अपना कब्जा जमाए रखा, अपनी कॉलोनी बनाए रखा, लेकिन 1947 के बाद तो हम आजाद हो गए थे ना, तो उसके बाद हम किसी का भी कॉलोनी नहीं बनना चाहते थे, किसी की भी गुलामी नहीं करना चाहते थे। तो हम उसको क्या कहेंगे? डीकोलोनाइजेशन सबसे पहला सिद्धांत हुआ। दूसरे नंबर पे था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी शांति से प्रमोट करना अपने नेशन को और किसी भी तरह से नॉन इंटरफेरेंस रखना कि भाई हम जो भी है किसी भी लड़ाई झगड़े में हम नहीं पड़ना चाहते हैं। प्रमोट करना चाहते हैं इस प्रिंसिपल को कि हम किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे और एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है ग्लोबल कोऑपरेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? ग्लोबल कोऑपरेशन का बिल्कुल ये मतलब मत समझना कि कोई और देश लड़ रहा है तो ये उसका सपोर्ट करने का मतलब है। इसका मतलब ये है कि हम आर्थिक तौर पर और कल्चर एक्सचेंज करेंगे, यानी कि बिजनेस हम लोग एक्सचेंज करेंगे और पूरा ग्लोबल एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे ताकि हम इकोनॉमिकली डेवलप हो सके। बंडू कॉन्फ्रेंस जो है वो एक तरह का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का सक्सेसफुल मीटिंग प्लेस साबित हुआ, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें बढ़ती गई, देशों की जो पार्टिसिपेशन थी वो भी बढ़ती गई। तो हम ये कह सकते हैं कि बांडुंग कॉन्फ्रेंस सेट द स्टेज फॉर द क्रिएशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट which would go on to play a crucial role in shaping the post-colonial world order and challenging the bipolar rivalry of the Cold War era। ठीक है, तो अगर इंपॉर्टेंस पूछी जाए बांडुंग कॉन्फ्रेंस की तो आप लोग इसी तरह से डेट मेंशन करेंगे, कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया वो मेंशन करेंगे, ये उसके प्रमुख सिद्धांत हैं वो सब मेंशन करेंगे, ठीक है। डीकोलोनाइजेशन, उसके बाद पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और ग्लोबल कोऑपरेशन। तो इस तरह करके आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है की मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज है नाम की। अब इस मैप में आप अच्छे से देख रहे होंगे, ये समझना भी जरूरी है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उसमें कौन कौन से देश आए? अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्ट। ये वो देश थे जिन पर कभी ब्रिटेन का, कभी जर्मनी का, कभी फ्रांस का कब्जा रहा था, जिन्होंने अपने मतलब के लिए इन सब देशों को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, ठीक है। इंडिया हम लोग अच्छे से उसका एग्जाम्पल देखते हैं ना कि कितना ज्यादा अंग्रेजों ने हमें डोमिनेट करके रखा है, इसी तरह और देशों को भी डोमिनेट करके रखा गया था, तो वो अब की मेंबर बन गए थे नाम के, ठीक है। ये कंट्री जो है कॉमन डिजायर था इनका, यानी इनका इच्छा क्या थी? इनकी इच्छा थी हमेशा इंडिपेंडेंट रहने की, आजाद रहने की और किसी का भी डोमिनेंस ना सहने की, ठीक है। ये कोल्ड वॉर ईरा से बाहर निकलना चाहते थे और अपना रास्ता खुद बनाना चाहते थे। तो यू कैन राइट दिस, these countries shared a common desire to remain independent from the dominant super powers, ठीक है। इस तरह से आप अपने आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही मजबूत तरीके से रख पाएंगे। नैम प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म, और नैम ने उन सबको एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप जैसा चाहते हैं वो इस संगठन में आके पूरा हो सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रोमिनेंट लीडर्स की तरफ। तो इंपॉर्टेंट लीडर कौन कौन से रहे हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, जो कि फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं, मतलब इन्होंने ही संगठन को बनाया है, मेन फाउंडेशन दिया है। और ही चैंपियन नॉन अलाइनमेंट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इरा, क्योंकि जब शीत युद्ध चल रहा था, जब बाकी के
जो मजबूत देश थे उनमें आपस में युद्ध चलने का, मतलब शीत युद्ध चल रहा था, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही पॉलिटिकल व्यू से अपने दिमाग को उतना बढ़िया तरीके से चला के अपने आप को मतलब भारत को किसी भी तरह के युद्ध से दूर रखा। इसी वजह से उन्होंने एक संगठन ही बना दिया कि भाई एक ऐसा संगठन बनाते हैं जहां पर हम सारे देश मिलकर, सिर्फ भारत ही नहीं, वो सारे देश मिलकर जो इस तरह का शीत युद्ध से बचना चाहते हैं वो एक संगठित हो जाएंगे। ठीक है। गैमल अब्दुल नसीर, अब ये कौन है? ये है इजिप्ट के प्रेसिडेंट। इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। He was a key figure in the Bandung Conference and vocal advocate for Africa and Arab liberation। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नाम आएगा आपका, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीडर आएंगे जोसेफ ब्रोज टीटू। देखो इन सबका नाम आपको याद होना चाहिए, तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। ये है प्रेसिडेंट यूगोस्लाविया के, और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की नाम में। इन्होंने काउंटर वेट बनाया बाइपोलर कोल्ड वॉर डायनेमिक्स का, मतलब जो कोल्ड वॉर चल रहा है उसके अगेंस्ट इन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम आएगा सुकर्नो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, एंड ही होस्टेड द लैंडमार्क बैंडुंग कॉन्फ्रेंस। और इन्हीं की वजह से जो वियतनाम में इंडोनेशिया में जो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ 1955 में, उसका पेव क्लियर हुआ था। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। सबसे पहले प्रमोट वर्ल्ड पीस, संसार को शांति प्रदान करना, हम पूरे विश्व में शांति चाहते हैं। NAM sought to maintain neutrality and avoid alignment with either the US और सोवियत ब्लॉक्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। शीत युद्ध चल रहा था सोवियत ब्लॉक्स के बीच में और यूएस के बीच में। ठीक है, ये तो आप जानते हैं ना, शीत युद्ध किन दो देशों में ज्यादा चल रहा था। तो अगर इन दो देशों में ज्यादा चल रहा था तो ये दो देश जिस संगठन में थे, तो अगेन तीसरे युद्ध की संभावना बन सकती थी, तीसरे विश्व युद्ध की। तो नाम ने अब ये संगठन ने सोचा कि हम चाहते हैं वर्ल्ड पीस, इसलिए हम न्यूट्रल हो जाएंगे, हम किसी के साथ भी समझौता, किसी के भी ऐसे जो देश लड़ाई चाहते हैं उनके साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने एडवोकेट किया डीकोलोनाइजेशन को। इस शब्द को बहुत अच्छे से समझना, जैसे ब्रिटेन ने भारत को अपनी कॉलोनी बनाया, अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बनाया, और भी कई देश थे जिन पर अपना कंट्रोल किया, जिनको अपने लिए यूज किया, तो उसके विरुद्ध जाने का जो शब्द है वो है डीकोलोनाइजेशन। यानी कि अब किसी भी देश पर, किसी भी जगह पर बिना उसकी इच्छा के आप उसको अपने अधिकार में नहीं लेंगे। द मूवमेंट सपोर्टेड इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है खुद से निश्चित करना। हर एक देश खुद से निश्चित करेगा कि उसे क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह से वो कॉलोनियल रूल के बिल्कुल विपरीत या कि उसका विरोध कर रहे थे। एडवांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट उनका एम था, यानी अब हम आर्थिक तौर पर डेवलप होना चाहते हैं, हम बिजनेस के तौर पर डेवलप होना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सो NAM एम टू एड्रेस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ। उन्होंने इस बात को सामने रखा कि विश्व में जो नॉर्थ है और जो साउथ है उसमें बिजनेस का इतना अलग अलग गैप क्यों आया, क्योंकि बाकी के जो स्ट्रांग देश थे उन्होंने इन कंट्रीज को आगे डेवलप नहीं होने दिया। अब इनका मुख्य जो मुद्दा है वो रहेगा इकोनॉमिक को डेवलप करना। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पलीफाई ग्लोबल वॉइस। एम्पलीफाई ग्लोबल वॉइस का मतलब क्या हुआ? द मूवमेंट सॉट टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर नेशन। देखो, अब मान लो कि दो देशों में आपस में कोई झगड़ा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उस झगड़े को सुलझाने के लिए कोई एक पर्टिकुलर जगह हो तो इस मैटर को सुलझाया जा सकता है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया NAM ने। देखो, प्लेटफॉर्म का मतलब ये मत समझना जहां ट्रेन आके रुकती है। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एक फाइनलाइज किसी जगह को कर देना कि हम इन सारे मुद्दों को यहीं पर आके डिस्कस करेंगे, ये बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब पंचशील पे आ जाते हैं। पंचशील का प्रिंसिपल क्या था? म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे हम हर एक की बाउंड्री की। ठीक है, कोई भी देश जो रहते हैं उनका जो बॉर्डर है हमें उसकी इज्जत करनी होगी। सॉवरेनिटी की तरफ ध्यान देना होगा कि संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, संप्रभुता मतलब अपने देश में जो भी कोई भी रहना चाह रहा है, हम किसी और के बाउंड्री में नहीं जाएंगे, किसी और देश के किसी भी तरह का मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो रिकॉग्नाइज द इनहेरेंट राइट, ये अधिकार है सभी देशों का
कि वो अपने देश का कंट्रोल, अपने देश के मुद्दे खुद ही हैंडल करेंगे। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब होता है गुस्सा और नॉन एग्रेशन का मतलब होता है गुस्सा ना करना। तो म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, हम जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, कोई डाउट्स होंगे, तो हम उसे शांतिपूर्व डायलॉग से सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, हम कोई भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई झगड़े करने से अच्छा है पहले म्यूचुअल नॉन अग्रेशन बैठक यहाँ पे कर कर हम सुलझा सकते हैं मुद्दों को। फिर है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर। किसी देश के अंदर अगर कोई राज्य से किसी सेंटर का कोई झगड़ा चल रहा है, कोई कंफ्यूजन चल रहा है, तो हम उनके मुद्दों में नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम उनके इंटरनल अफेयर्स में क्या नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो रिस्पेक्टिंग द इंटरनल अफेयर एंड डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ अदर नेशंस विदाउट इम्पोजिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और प्रेशर। हम किसी भी तरह से उनके मैटर में तब तक नहीं बोलेंगे जब तक उनको किसी तरह की मदद की जरूरत ना पड़े। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, प्रमोटिंग इक्विटेबल एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन बिटवीन नेशन। यहाँ पर ये मुद्दा यही रखा जाएगा कि सबके साथ इक्वालिटी होगी, चाहे वो कोई छोटा ही देश क्यों ना हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा देश क्यों ना हो, सभी देशों को इक्वल रखा जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में ये देश 29 देश थे जब ये इन्होंने ज्वाइन किया, हर एक देश उतना बड़ा उतना छोटा नहीं था, लेकिन क्या कहा गया कि सबके साथ हम इक्वल ही ट्रीटमेंट यहाँ पे चलेगा, किसी के भी साथ इस तरह नहीं चलेगा, भेदभाव नहीं होगा और सब एक दूसरे का म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, हम एक दूसरे के बेनिफिट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का रोल क्या रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस मूवमेंट को लेकर। जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में तो पार्ट लिया ही लिया। हम जानते ही हैं कि जब से वो भारत लौटे थे, ठीक है, ब्रिटेन, वो यूरोप में पड़ गए, जब ब्रिटेन का यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत पर कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ के हर स्ट्रगल में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो उन्होंने बाद में इस बात को भी सबके सामने रखा कि भाई देखो, युद्ध से कोई फायदा नहीं होगा। तो नेहरू ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके को यूज करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाना और पीसफुल को एग्जिस्टेंस करके रखना और नॉन इंटरफेरेंस, इस तरह के मुद्दे को पकड़ के रखा और समझाया लोगों को कि हमें इस तरह का एक संगठन ही बना देना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यस, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के फाउंडिंग फादर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बहुत ही सही तरीके से सारे प्रिंसिपल्स को मेंटेन किया। नेहरू का जो विजन था नाम के लिए, वो ये था कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते थे जिसमें जो डेवलपिंग नेशंस है, अब डेवलपिंग नेशंस क्या होती हैं, देखो दो तरह के देशों को दो तरह के पार्ट में बांटा गया है, एक डेवलप्ड कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे मुद्दे सॉल्व हो चुके हैं, गरीबी का, इकोनॉमी का, ठीक है, रोजगार का, सारे मुद्दे सॉल्व हो चुके हैं, साइंटिफिक भी डेवलपमेंट हो चुकी है, वो है डेवलप्ड कंट्री। बट वो देश जो अभी विकास कर रहे हैं, विकासशील है, उसे कहा जाएगा डेवलपिंग नेशन। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर सारे देश बिना किसी युद्ध के डर के अपनी बात रख सके, अपने मुद्दे डिस्कस कर सके और शीत युद्ध के किसी भी सुपर पावर के इन्फ्लुएंस में ना आए, प्रभाव में ना आए। ही एडवोकेट फॉर अ मोर इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर एंड प्रमोटेड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग नैम मेंबर स्टेट्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका कोल्ड वॉर ईरा और नाम स्टंस। कोल्ड वॉर, हमने देखा कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर नाम ने एक इंडिपेंडेंट वर्ड अलाइनमेंट बनाया, जिसका मतलब ये था कि अब हम किसी भी देश का पार्ट नहीं बनेंगे, जो युद्ध करेगा उसका पार्ट नहीं होंगे। प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी, नाम का जो एडवोकेशन था वो क्या था कि हम पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन चाहते हैं, हम शांति से हर मामला सुलझाना चाहते हैं और हम शांति को बढ़ाना चाहते हैं। इंपीरियलिज्म को रिजेक्ट कर दिया गया। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, इस शब्द को जरूर समझेगा। इंपीरियल का मतलब होता है कि अगर जैसे ब्रिटेन है, वो शासन करना चाहता था सब पर, ठीक है, और सबको अपनी कॉलोनी बनाना चाहता था, सबको डोमिनेट करना चाहता था, और इंपीरियलिज्म अपना जो है वो आगे बढ़ा रहा था। नॉट ओनली ब्रिटेन बट द फ्रांस वाज डूइंग सेम।
ठीक है। तो नैम ने स्ट्रांगली अपोज किया किसी भी तरह की कॉलोनियलिज्म को, इंपीरियलिज्म को और फॉरेन इंटरफेरेंस को, कि भाई आप हमारे देश में, देश के मुद्दों में, हमारे इंटरनल अफेयर में कोई और देश क्यों वो कर सकता है, क्यों कोई इंटरफेयर करेगा। ठीक है। सीकिंग इकोनॉमिक जस्टिस, सबके साथ इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, यानी कि नाम ने इक्विटेबल ग्लोबल इकोनॉमिक का ऑर्डर किया, यानी कि सारे देश, छोटे बड़े सब देश इक्वल है, सबको इस चीज का अधिकार है कि वो अपने देश का जो वेल्थ है उसको यूज करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, सबको इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट का अधिकार सेम है। ठीक है। मेजर कॉन्फ्रेंस और समिट भी देख लो, जो जो मेजर मीटिंग्स हुई हैं, जैसे बांडुंग में 1955 में हुआ था, फिर बेलग्रेड समिट हुआ 1961 में, उसके बाद कैरो समिट हुआ 1964 में, और उसके बाद लुसाका समिट हुआ 1970 में। अब इन सारे संगठनों में क्या क्या काम हुए वो भी आपको याद होना चाहिए। बांडुंग में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, पहला इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। बेलग्रेड समिट जो हुआ, वहां पर इससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स बनाए गए, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत बनाए गए कि नाम जो है वो चाहता क्या है, उसके प्रिंसिपल को पूरा लिखित किया गया। कायरो में जब समिट हुआ तो उस मूवमेंट का जो स्ट्रेंथ था और बढ़ाया गया, सभी देशों के सामने इन प्रिंसिपल को रखा गया कि ये जो देश इन प्रिंसिपल को स्वीकार करते हैं वही इसका पार्ट बन सकेंगे। इस तरह से ये मूवमेंट और ज्यादा स्ट्रेंथिंग हुआ, मजबूत हुआ। और लुसाका में ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को सामने रखा गया कि देखो, अगर हम बिजनेस में डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे, आर्थिक तौर पे हम लोग मजबूत नहीं हो पाएंगे, और सबके साथ अगर हम इक्वल बिहेव नहीं करेंगे तो फिर आगे डेवलपमेंट कैसे होगा। इसलिए हमें ग्लोबल तरीके से, ग्लोबल मतलब पूरा विश्व को इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से बचाना होगा। ठीक है। The non-alignment movement held several key conferences and summit throughout its history, starting with Bandung Conference in 1955, that laid the foundation for the movement, और उसके बाद बेलग्रेड, कायरो, लुसाका, सॉल्टिफाइड नाम प्रिंसिपल। देखो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन ये चारों का मतलब इसके बाद जो होंगे ऑर्गेनाइजेशन वो तो इंपॉर्टेंट है, बट इन चारों का नाम आपको क्लास 10 के एग्जाम के लिए पता होना चाहिए। नाम रिस्पॉन्स टू डीकोलोनाइजेशन, ये हमने पढ़ लिया है कि डीकोलोनाइजेशन क्या होता है, बट नाम क्या चाह रहा है, वो सपोर्ट करना चाह रहा है सेल्फ डिटर्मिनेशन को। ठीक है। मैंने बहुत इजी वर्ड्स में आपके लिए लिख दिया है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉलोनाइजेशन, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा था। वो सपोर्ट कर रहा था जो नए नए देश आज़ाद हुए थे, चाहे अफ्रीका, एशिया में बहुत सारे, लैटिन अमेरिका में भी बहुत सारी कंट्रीज थी जो आज़ाद हुई थी, अब वो डेवलप करना चाह रही थी और किसी भी तरह की कॉलोनी नहीं बनना चाहती थी। ठीक है। उन्होंने एडवोकेट किया सॉवरेनिटी को। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, यानी कि देश आज़ाद है और देश पर कोई भी बाहर का आके कंट्रोल नहीं करेगा, उसकी बाउंड्री पे अटैक नहीं करेगा। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एडवोकेट किया नैम ने। चैलेंजिंग द कॉलोनियल ऑर्डर थ्रू इट्स कलेक्टिव वॉइस, देखो सब देश जब जब अलग थे तब तक बाहर के जो दूसरे देश थे, विदेशी देश थे, जो स्ट्रांग थे, वो आकर कॉलोनी बना लेते थे, उनको डोमिनेट करते थे। बट नैम ने इस चैलेंज को किस तरह से लिया, नैम ने कहा कि अगर हम मिलकर आवाज उठाते हैं, मिलकर अगर हम स्ट्रांग वॉइस बनते हैं, तो हम इस तरह से कोई जो ग्लोबल पावर्स होती हैं, जो मजबूत या बहुत शक्तिशाली जो देश हैं, उनके खिलाफ भी हम आवाज उठा सकते हैं। ठीक है। हम कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं। ठीक है। इस तरह से क्या वर्ड बन जाएगा, इस तरह से इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, यानी कि पूरे देश में शांति हो जाएगी, पूरे विश्व में शांति होगी। ठीक है। इकोनॉमिक कॉपरेशन विद इन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला, उसमें इकोनॉमिक कॉपरेशन, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी व्यापार से लेकर कैसे एग्रीमेंट्स हुए। नए मेंबर्स ने बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट किए जिससे बिजनेस बढ़ सके, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ सके, और जो हम लोग डिपेंड कर रहे थे, डेवलप्ड नेशंस जो थी उन पर डिपेंड हो रहे थे, उससे बचा जा सके। यानी हम व्यापार करें अपनी इच्छा से, अपने स्वायत्त तरीके से, और उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट हम ले।
लेकिन पहले क्या होता था, जो डेवलप्ड नेशन थे, जो ऑलरेडी सुपर पावरफुल कंट्रीज बन चुकी थी, वो हमें ट्रेड नहीं करने देते थे फ्रीली, हम व्यापार फ्रीली नहीं कर पाते थे और उसका प्रॉफिट भी फ्रीली नहीं कर पाते थे। बट नैम की वजह से अब हम फ्रीली रहकर अपने देश को बढ़ा सकेंगे आगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के लिए हुआ, यानी कि अगर एक देश, जो आज ये नैम के जो मेंबर्स हैं, अगर एक देश कोई टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा है, कोई डेवलपमेंट उसकी नहीं हुई है साइंस में, तो वो दूसरे देश के साथ मिलकर उसको चाहे तो इनकरेज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है अपनी टेक्नोलॉजी को। ठीक है, बहुत सारी चीजें अगर किसी देश ने बनाई हैं तो वो दूसरे देश में जाकर अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सचेंज कर सकता है कि हाँ मैंने ये बनाया है, आप भी इसमें ऐसा कुछ कर सकते हो, आप भी इस टेक्नोलॉजी को आगे डेवलप कर सकते हो। फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी नैम ने एडवोकेट किया कि हम एक दूसरे को, जो मेंबर्स हैं इस संगठन के, हम एक दूसरे को क्या करेंगे, फाइनेंशियल सहायता भी दे सकते हैं। कोई ऐसा देश जो बहुत वेल्दियर है, बहुत पैसे वाला देश है, वो किसी ऐसे मेंबर को जरूर हेल्प करेगा जो कि पैसे से थोड़ा सा वीक होगा। रिसोर्स शेयरिंग करेंगे। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब है, मान लीजिए कि भारत में बहुत ज्यादा किसी चीज की खादान हो, कोल बहुत ज्यादा हो, या सोना बहुत ज्यादा हो, या आयरन बहुत ज्यादा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, हम उनको आयरन सेल कर सकते हैं जो जिन देशों में कमी है। ठीक है, इस तरह के रिसोर्स शेयरिंग से हम भी डेवलप करेंगे और वो देश भी जहां पर वो मात्रा चीजों की नहीं होगी। ठीक है, नाम स्टैंड्स ऑन ग्लोबल इशू। ग्लोबल इशू पे नाम का क्या स्टैंड है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बात हमारी हो चुकी है। वो पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट चाहता है, वो इकोनॉमिक जस्टिस चाहता है, और ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है कि हर एक मनुष्य के अपने अधिकार हैं। ठीक है, उन अधिकारों को सबको मिलना चाहिए, वो अधिकार सबके होने चाहिए, सिर्फ कोई मजबूत देश है उसका नहीं। तो नाम है स्पोकन आउट अगेंस्ट कॉलोनिज्म, रेसिज्म एंड अदर फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट। रेसिज्म का मतलब होता है जब कोई जातिगत डेवलपमेंट करता है, कहता है कि नहीं मेरी जाति उच्च है, मेरा कलर ज्यादा अच्छा है, तो कलर के बेस पे, जाति के बेस पे कोई सुपीरियर बनने की कोशिश करता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो नैम ने इसके लिए भी कदम उठाए। ठीक है, चेंजिंग डायनेमिक ऑफ नैम। नैम की वजह से क्या क्या बदलाव हुए, इन्वॉल्विंग प्रायोरिटीज आई। एज द ग्लोबल लैंडस्केप शिफ्टेड, नैम अडेप्टेड इट्स फोकस टू एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस। अब जब लड़ाई और युद्ध से हम लोग ध्यान अपना हटा लेंगे, जब हमें ये डर नहीं रहेगा कि युद्ध होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देंगे, क्लाइमेट चेंज की तरफ ध्यान देंगे और ह्यूमन राइट्स की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन जो होगा, और नेविगेटिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा। अब ये दोनों जो वर्ड हैं, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, जब हम डेवलप करेंगे तब नए नए जो देश हैं वो और जुड़ेंगे संगठन के साथ। और ऐसा ही हुआ, जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ने लगा, इसमें नए नए मेंबर भी जुड़ने लगे और उन्होंने भी अपने आप को किसी भी युद्ध से एकदम दूर करने की सोच ली। ठीक है, नेविगेटिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड, अब इसका क्या मतलब हुआ, नैम sought to maintain its independent stance amid the shifting power dynamic of the post cold war balancing relation with the various global powers। ठीक है, यानी कि अब जो है क्या कर सकते हैं, नैम sought to maintain its independent stance amid the shifting power dynamics of the post cold war era balancing relations with various global powers। ठीक है, यानी कि अगर देश चाहेंगे, कोई भी देश जो है अपने मतलब के लिए किसी और देश को डोमिनेट नहीं कर सकते। और कोल्ड वॉर के बाद का टाइम जो है, जब शिफ्ट हो रही है पावर्स, जब जो स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं, जो वीक पावर्स हैं, वो शिफ्ट हो रही हैं, तो रिलेशंस को कैसे बैलेंस किया जाएगा, ये काम भी नैम ने किया है। ठीक है, लिगेसी एंड फ्यूचर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी आगे इसकी जो परंपरा है कैसे बढ़ी। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है हैज लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स, बहुत बड़ा इन्होंने प्रभाव छोड़ा ग्लोबल पॉलिटिक्स पे। ये कोई छोटा मोटा संगठन बन के नहीं रहा। जैसे हमने देखा था, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो लीग ऑफ नेशन बना था, लेकिन वो पॉपुलर नहीं हो पाया था, वो नहीं चल पाया था। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कामयाब होगा। ठीक है, एज द वर्ल्ड फेसेस न्यू चैलेंजेस, NAM's principle of self-determination and collective action remain as relevant as ever। ठीक है,
एंड दिस इज द लास्ट पेज ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। और मुझे समझ में ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा। तो यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट सेशन।